स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे हुंडई इंडिया के बारे में, जिसका कि आईपीओ आया था। उसके बाद आईपीओ थोड़ा अच्छा तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट का समय ख़राब हो चुका था और शेयर लिस्ट हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीमियम पर भी लिस्ट नहीं हो पाया शेयर, और उसके बाद गिरावट ही देखने के लिए मिली। तो जिन लोगों ने हुंडई जैसा बड़ा नाम सोचकर पैसे लगाए थे, वो अभी तक परेशान हैं कि इस शेयर में करना क्या है और ये क्यों गिरा। इन सब मुद्दों पर बात होगी। तो पहले हुंडई इंडिया के शेयर का प्रदर्शन ही देख लेते हैं। लिस्टिंग डे यानी कि 22 अक्टूबर 2024 को इस शेयर ने ओपन होने के बाद एक हाई लगाया 1970 रुपये का, वही हाई था। आज तक वो लेवल ही नहीं दिखा है। अक्टूबर से लेकर अब हम मार्च में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं यहाँ से, और अभी तक वो लेवल नहीं दिखा। उसके आसपास भी दिख जाता तो चलिए लोगों को थोड़ा सुकून मिल जाता। अब सुकून मिलने के लिए प्रॉब्लम ये है कि 1960 रुपये का इशू प्राइस है, तो जो लोग को आईपीओ में मिला है वो ऑलरेडी ऊपर के भाव के फंसे हुए हैं। शेयर क्यों गिरा? ऐसा क्या हुआ कि आईपीओ के आते ही ये शेयर गिरने लगा? देखिए, Q1 तक जो इसके रिजल्ट्स थे वो अच्छे थे। अब Q1 के रिजल्ट्स अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट कब आते हैं? जुलाई अगस्त में। उस समय तक ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो इसने अपनी जो भी रिजल्ट्स थे वो एक्सचेंजेस को दिए, लेकिन हमें पता नहीं चले। Q2 में जब इसका आईपीओ आ रहा था, उस समय पर जो इसके रिजल्ट आए, तो Q2 के जो रिजल्ट होते हैं, जुलाई सितंबर के रिजल्ट्स कब आते हैं? या अक्टूबर में आते हैं या नवंबर के पहले 14-15 दिन में आते हैं। तो Q2 के रिजल्ट आ गए इसके ख़राब, तो Q1 के मुकाबले। तो उस समय तक ये आईपीओ ला चुके थे। तो अब क्या हुआ कि दर्शकों ने, जो निवेशक हैं, उन्होंने तो यही सोचा कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन Q2 का रिजल्ट ख़राब आ गया। फिर उस ऊपर से लिस्ट हो गया ये 22 अक्टूबर को, सेंटीमेंट वीक था। उसके बाद Q3 का रिजल्ट और ख़राब आ गया दिसंबर क्वार्टर का। तो ये जो 2 रिजल्ट्स आए, उसके बाद से काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम ही नहीं आ पाया। आज खबर ये है कि इन्होंने प्राइस भी बढ़ाए हैं 3% के, लेकिन अब इसमें ट्रिगर क्या है? कंपनी का मार्केट शेयर 18 से 34% के बीच में। हम सभी जानते हैं कि मारुति के बाद जो दूसरा बड़ा प्लेयर है इंडिया में वो हुंडई है, और इनके अलग अलग सेगमेंट में मिड एसयूवी और जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, उसमें किसी में 18% है, किसी में 26% है, किसी में 34% तक मार्केट शेयर है। भारतीय यूनिट एशिया और अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अगर हम देखें तो सालाना इंडिया में ये जो कंपनी कार सेल करती है वो करीब 6 लाख कार सेल करती है, और एक्सपोर्ट करती है करीब 1,70,000 कार। तो अच्छा खासा इनका भी मार्केट शेयर है इंडिया में, और अच्छी खासी सेल है। अब इनकी मौजूदा क्षमता क्या है? 8,24,000 कार ये एनुअली बनाते हैं, और ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल में, यानी कि अब FY25 तो एंड हो गया, लेकिन FY26 और 27 के एंड तक हम अपनी क्षमता को दोगुना कर देंगे, कार बनाने की क्षमता को दोगुना कर देंगे। और यही इनका कंस्ट्रेंट भी था कि ये जो नई कार लाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, तो ये डबल कर रहे हैं कैपेसिटी। ये इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और FY31 तक तो ये कह रहे हैं हम अपनी कैपेसिटी को 4 गुना कर देंगे, यानी कि करीब करीब 34 लाख कार तक बना देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी ने अपना एक रोड मैप दिया हुआ है इन्वेस्टर्स को कि अगले 2 साल में 2 गुना और अगले 6 साल में हम 4 गुना तक पहुंच जाएंगे। कैपेक्स के चलते हाल में इनके नतीजे भी कमज़ोर रहे। अब कैपेक्स में जब आप एक बड़ा खर्चा प्लांट लगाने पर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो कैश होगा वो डाइवर्ट होगा, और फोकस भी थोड़ा सा कैपेक्स की तरफ जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन्स पर हिट झेलना पड़ता है। कंपनी का अगर हम देखें, मारुति से कंपेयर करते हैं, देखिए मार्केट शेयर में तो मारुति को टक्कर नहीं दे सकती है कंपनी, लेकिन एक जगह पर जहाँ पर ये जीत जाती है वो है मार्जिन्स के फ्रंट पर। एक कार बेचने पर हुंडई को जो फायदा मिलता है एबिटा फ्रंट पर, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पर, वो करीब 1,10,000 रुपये का होता है। वहीं मारुति जो कार अपनी बेचती है उसको 76 से 78 और 80,000 रुपये तक का प्रॉफिट होता है एक कार की बिक्री पर। मारुति की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है कार की, वो करीब 5.5 लाख के आसपास आती है। इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस आती है वो 7.5 से 8 लाख के आसपास आती है। तो ये जो कैटर करते हैं, जिस सेगमेंट को कैटर करते हैं, वो करीब प्रीमियम सेगमेंट माना जाता है कि प्रीमियम कस्टमर्स को ये ज़्यादा कैटर करते हैं, वहाँ पर इनका मार्केट शेयर भी अच्छा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY27 तक इनके मार्जिन्स 12.4% से बढ़कर 13.6% हो जाएंगे, ऐसा निर्मल मांग सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट कहती है। साथ ही उनका मानना है कि FY26 और 27 में इनकी जो EPS है
अभी नेक्स्ट फिस्कल में, यानी कि जो अब अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले मार्च तक चलेगा, इनकी ईपीएस करीब 72.5 रुपये हो जाएगी और उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकी ईपीएस करीब 91 रुपये 80 पैसे हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा जंप इनकी इस कंपनी की ईपीएस में आता हुआ दिखाई देगा। वो तो कह रहे हैं निर्मल बांग कि इस काउंटर को बाय कर चलें, लॉन्ग टर्म बैट है, टारगेट 2111 रुपये का रहेगा। लेकिन मैं चार्ट पर और पूछ लेता हूँ, राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपको चार्ट पर कैसा लगता है? क्योंकि ज़्यादा आई नो कि चार्ट तो नहीं होंगे, चार्ट हिस्ट्री ज़्यादा तो नहीं है आपके पास, लेकिन ओवरऑल सर कोई लग रहा है कि टेम्परेरी बॉटम लगता हुआ दिख रहा है इस काउंटर पर? देखिए विवेक जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय हो सकता है, बट अभी शॉर्ट टर्म में वो संकेत अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर 1730 1750 ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो प्रीवियस टॉप को क्रॉस होगा, एंड उसके बाद हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बॉटम आउट हो गया। अभी आज के इस दिन में भी एक पॉजिटिव ओपनिंग हुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो वही है कि हाई लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है। 1730 क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। अभी जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कल के सत्र में एक ओपन लो फॉर्मेशन दिखाई दिया था, तो एक काफी अच्छा एक सपोर्ट है वो। तो 1580 का स्टॉप लॉस रहेगा जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है। जी, तो जिन लोगों के लॉन्ग हैं, जिनकी प्लस पोजीशन है, 1580 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जो फंडामेंटल रिपोर्ट है वो 2111 रुपये का टारगेट बोलती है। और हमने ट्रिगर्स आपको पॉइंट शेयर किए। चार्ट पर अभी डेफिनेटली जब एक काउंटर लगातार गिरता हुआ जाता है तो उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल अभी इसमें बाइंग नहीं दिख रही है राजेश जी को। लेकिन राजेश जी, मुझे ये बताएं कि बाइंग किन लेवल्स के आसपास दिखेगी? कि इन लेवल्स के ऊपर अगर आ जाता है तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक खराब चार्ट खत्म हो जाएगा? देखिए विवेक जी, प्रीवियस हाई जो था 1730 का था। तो 1730 क्रॉस करता है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये बॉटम आउट हो गया, एंड फिर वहां से एक रैली स्टार्ट हो सकती है। पहले तो 1900, एंड फिर जो फंडामेंटल व्यू है 2100 का वो आ सकता है। तो पहले 1730 क्रॉस करने का वेट करना होगा। बिल्कुल। तो जो लोग फंसे हुए हैं आईपीओ में, वो एक ये नोट कर लें कि 1730 अगर ये लेवल के ऊपर आता है ये शेयर, तो वो आप अपनी एवरेजिंग शुरू कर सकते हैं। और फिर जो आप टारगेट लेकर चलें, वो पहला टारगेट 1900 का रहेगा। तो जिन्होंने 1960 रुपये पर आईपीओ में लिए हैं, अगर 1730 पर वो और थोड़ा सा एवरेज करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उनको 1730 वाले में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा 1900 पर। दूसरा जो टारगेट, जैसा कि फंडामेंटल रिपोर्ट भी बता रही है 2111 का, और राजेश जी भी बता रहे हैं कि फिर ये हो सकता है कि 2100 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो फिर जो आपके पास 1960 वाले शेयर हैं वो आप 2100 के लिए रख सकते हैं, या अगर आप दोनों ही क्वांटिटी को रखना चाहते हैं तो आपकी एवरेज जो होगी 1730 और 1960, तो करीब करीब आपकी जो एवरेज होगी वो 1860 के आसपास बैठेगी आई थिंक। तो वो एवरेज आप 1850 के आसपास, उस एवरेज के हिसाब से आप इस काउंटर को होल्ड कर सकते हैं। और लेकिन आपको जो सर ने बताया 1580 का स्टॉप लॉस, वो भी नहीं भूलना है। वो भी आप कॉपी पर लिख कर रखें कि 1580 के नीचे अगर ये गया या 1580 के आसपास आया तो आपको या तो स्टॉप लॉस काटना होगा, या आप रिव्यू के लिए एक बार बात कर लें हमारे चैनल पर, तो हम एक बार फिर रिव्यू करवा देंगे इस काउंटर का। राजेश जी, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं सर, एंजल ब्रोकिंग आज क्या राय दे रहे हैं, क्या बाय करा रहे हैं? देखिए विवेक जी, आज फार्मा स्पेस में बाइंग दिखाई दे रही है, एंड सिप्ला के चार्ट में ऑलरेडी एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस है, तो सिप्ला में बाय कर सकते हैं। 1510 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिप्ला को बाय कीजिए। 1494 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड जो टारगेट होंगे वो होंगे 1560 के। दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। देखिए ऑल मार्केटिंग कंपनीज में एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी मार्च के फर्स्ट वीक में, एंड उसके बाद लास्ट एक वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था, एंड आज वापस एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर डेली चार्ट में बनने के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो एचपीसीएल बाय कर सकते हैं। 324 के स्टॉप लॉस है। जो टारगेट होगा वो होगा 353 का। बिल्कुल, तो 353 का टारगेट रहेगा और 324 का एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं एचपीसीएल में। यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आज हम देख भी रहे हैं। सारी ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है।
HPCL इस समय 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट IOC भी आज करीब 2.5% ऊपर है। तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बड़ा अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। एक बड़ा मुझे कॉलर याद आ गए जिन्होंने कि कल या परसों में एक सवाल पूछा था। उनके पास IOC की एक कॉल थी 127.50 रुपये की, उन्होंने 85,000 क्वांटिटी ली हुई थी और वो बोल रहे थे कि इस एक्सपायरी तक उनको प्रॉफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे उन कॉलर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने बोला था कि 132 तक जाएगा। आज IOC 131 तक लगभग आ चुका है। तो आई बिलीव कि उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। और राजेश जी ने HPCL बाय करा है, तो HPCL को भी याद रख सकते हैं आप। यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।